गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ममता चाहर आपका आपके ही चैनल में हार्दिक से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले हमने हॉब्स और लॉक किए थे। तो ये रूसो जो है हॉब्स और लॉक के विचारों का समन्वय पेश करता है। न ये हॉब्स को ही ज़्यादा समर्थन देता, न ही लॉक को। एक मध्यम मार्ग निकाल के अपना एक निरंकुशवादी सिद्धांत पर ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि हॉब्स ने किया था, लेकिन कुछ उसकी और सीमाएं भी इसमें लगाता है। तो आइए पढ़ते हैं रूसो के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें उसका पहले इंट्रो दिया है हमने, उसके बारे में बुक्स डिस्कस की हैं, उसकी सामान्य इच्छा एक विचार था वो दिया है, प्राकृतिक अवस्था क्या थी, मानव स्वभाव क्या था, सामाजिक समझौता कैसा था, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट कथन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूसो का परिचय। रूसो को प्रकृति का शिशु बोलते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था। वो प्राकृतिक अवस्था का बहुत ही प्रबल समर्थक था। प्राकृतिक अवस्था में वो मनुष्य को मानता था कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में था तो वो एक सभ्य था। जो नैतिक और जो वैज्ञानिक कला है हमारी, उसका विकास ने मनुष्य को भ्रष्ट बना दिया है, मनुष्य की अनैतिक जो बुराइयों को उत्पन्न कर दिया है। तो प्राकृतिक अवस्था को मतलब आदर्श मानता था, प्राकृतिक अवस्था को अच्छा जीवन जीने की अवस्था मानता था। तो इसमें रूसो के जो विचार होंगे उसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, दोनों का समन्वय मिलेगा। तो हॉब्स और लॉक का समन्वय, तो उसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। इसे प्रकृति का शिशु इसलिए बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था को प्यार करता था। जन्म इसका 1712 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु उसकी 1778 ईस्वी में हो गई थी। डिजाइन अकादमी प्रतियोगिता हुई थी एक हॉब्स के उस टाइम पे, रूसो के टाइम पे। तो इसमें एक ऐसे का निबंध प्रतियोगिता थी जिसमें एक टॉपिक दिया गया था, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को अनैतिक बनाया या नैतिक। तो रूसो ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो रूसो का जो व्यक्तित्व था वो एक बहुत ही वो कह देंगे कि एक वो था ना, व्यभिचारी वाला इंसान जो ऐश मौज में रहता है, अपने में मस्त रहता है, कोई अनैतिक मतलब नैतिक उनकी जिम्मेदारी नहीं है कोई भी, तो ऐसा जीवन जीता था वो, एक व्यभिचारी टाइप का, ठीक है, मतलब आदर्श मस्त मौज रहने वाला इंसान। तो इसने जब अब ऐसे में पार्टिसिपेट किया तो इसने इस जो टॉपिक है विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया या अनैतिक, तो इसने बताया कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को अनैतिक बनाया। सबने उसको अच्छी बात, इसने कुछ डिफरेंट दिया, सबने उसके बारे में पॉजिटिव लिखा, इसने कुछ डिफरेंट दिया। तो यहाँ से इसके विचारों का प्रारंभ होता है। तो रूसो अनैतिक बताया क्योंकि वो बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सभ्य था, लेकिन जब जैसे विज्ञान और कला का विकास हुआ तो मनुष्य में एक स्वार्थीपन आया, एक संपत्ति ग्रहण करने की वो आई स्वार्थीपन, जिससे क्या हुआ कि मनुष्य में लालच पैदा होगा। लालच होगा तो जो सुख शांति थी प्राकृतिक अवस्था की वो भंग कर दी इस हमारी लालच ने। तो विज्ञान कला ने एक प्रतिस्पर्धा पैदा करने से हमारी सुख शांति जो प्राकृतिक अवस्था की थी वो भंग हो गई, इसलिए मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का ज़्यादा समर्थन करता है। रूसो में हॉब्स और लॉक दोनों की विचारधारा का समावेश है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। स्वतंत्रता और अनुशासन का समन्वय। हॉब्स स्वतंत्रता को सपोर्ट करते थे और लॉक जो थे एक अनुशासन के साथ स्वतंत्रता को, सीमित स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करते थे। दोनों का समन्वय रूसो ने पेश किया है। चलिए नेक्स्ट, रूसो की बुक। रूसो की कुछ बुक हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो बार बार पूछी जाती है, हाईलाइट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में उठा लीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 ईस्वी में आई थी ये, और इसकी ईयर भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है ईमाइल, तीसरी है न्यू हेलाइजे, कन्फेशंस, द रिवेरियस, डायलॉगस, कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। ये कुछ बुक हैं, इनको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमाइल भी इंपॉर्टेंट है, कन्फेशंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं सामान्य इच्छा। हॉब्स ने सामान्य इच्छा का विचार दिया। सामान्य इच्छा को सॉरी सामान्य इच्छा क्या होती है? रूसो ने बताया कि मानव इच्छा के विशेषण का समझना आवश्यक होता है। तो मानव जो था एक विवेकशील प्राणी था प्राकृतिक अवस्था में। किसी न किसी विचार का हृदय में किसी न किसी विचार उसके हृदय में उठता रहता था। तो जब वो प्राकृतिक अवस्था में था तो वह एक विवेकपूर्ण था, न्यायसंगत था, दूसरों के बारे में सोचता था, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था। लेकिन बाद में जब प्रकृति का विकास हुआ तो दो तरह की इच्छाओं बट गया, वो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा,
यथार्थ इच्छा तो जो थे जिनमें जिनमें स्वार्थी की भावना आ गई, निज हित की भावना आ गई। आदर्श इच्छा क्या आती है? जनहितकारी इच्छा और कल्याणकारी इच्छा। जो ये एक आदर्श इच्छा है जो सभी लोगों की मिलकर होती है, जन कल्याण के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है, जो सबके लिए उपयोगी है उस चीज़ के लिए होती है, सबके लिए कल्याणकारी है उस चीज़ के लिए होती है। तो ये आदर्श इच्छा है। तो सामान्य इच्छा हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरफ से कल्याणकारी इच्छा है। सामान्य इच्छा मतलब जनरल विल। तो एक तरह से लोकतंत्र में हमें क्या चाहिए? हम लोकतंत्र में जो फॉलो करते हैं वो सामान्य इच्छा को फॉलो करते हैं, मतलब जनता के शासन को, मतलब जनता की इच्छा को। जनता की सामूहिक इच्छा क्या है? तो सामूहिक इच्छा होगी वो जन कल्याण के लिए होगी। किसी एक की इच्छा होगी तो वो अपने स्वार्थीपन के लिए या निजी हित के लिए सोचेगा। व्यक्ति अपने बंगला के बारे में सोचेगा, अपनी गाड़ी के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपनी ही उन्नति को बढ़ाने के बारे में सोचेगा। लेकिन जो जन इच्छा होगी, सामान्य इच्छा होगी, जो आदर्श इच्छा होगी, वो सोचेगा कि लोगों सबकी भलाई कैसे हो, सबका विकास कैसे हो, सबके लिए रोड कैसे बने, सबके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो। तो ये होगी जन कल्याणकारी, जो सबके लिए फायदेमंद हो। तो अब सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं देती। ये अखंड होती है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर इसको विभाजित कर देंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे और इसकी सामान्य इच्छा बट जाएगी। तो अगर सामान्य इच्छा बट जाएगी तो फिर वो सामान्य नहीं रहेगी ना, इसमें एकत्व वाली भावना नहीं रहेगी। तो अखंडता मतलब सामान्य इच्छा एक राष्ट्रीय चरित्र में एकता को प्रदर्शित करती है। दूसरी है सर्वोच्च। सर्वोच्चता मतलब कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, उसके आगे न तो कानून का शासन सर्वोच्च है, न किसी राजा का शासन सर्वोच्च है, न शासक की चलेगी न शासन की चलेगी। सिर्फ जनता क्या चाहती है, जनता की इच्छा क्या है, उस हिसाब से वही इच्छा सर्वोच्च होगी। अदेयता, इसको हम किसी को दे नहीं सकते। सामान्य इच्छा प्रकट कर सकते हैं जो हम जनता जिस चीज़ को वो करेगी, जनता जिस लीडर को चुनेगी वही शासन करेगा और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। तो ये होता है अदेयता, मतलब किसी को दे नहीं सकते हम। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी होती है इसमें। स्थायित्व मतलब जन कल्याण की, मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है ये। तीसरे और नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी मतलब जनहितकारी, जो जैसे मतलब लोगों के कल्याण के लिए। निरंकुश मतलब होता है मानव, ये इच्छा जो होती है सर्वोच्च निरंकुश होती है, इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती। इसका आज्ञा का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। निरंकुश मतलब सबके लिए अनिवार्य है। तो ये कुछ विशेषताएं थी सामान्य इच्छा की। नेक्स्ट चलते हैं रूसो के विचार। रूसो के विचार ने मानव स्वभाव के विचार दिए। उस टाइम पे मानव स्वभाव को ये क्या समझता था, प्राकृतिक अवस्था उस टाइम की कैसी थी। तो मानव स्वभाव में रूसो ने बताया था कि मानव का जो स्वभाव था प्राकृतिक अवस्था में, वो आदिम मनुष्य था, पशुतुल्य था, आदर्श बर्बर था, भद्र पशु था, मतलब भद्र भी था और पशु भी था, निष्पाप था, वो मतलब स्वार्थी नहीं था, एक मतलब पाप करता था, उसे ये बोध ही नहीं था नैतिक क्या है अनैतिक क्या है। तो वो उसे सही और गलत का बोध ही नहीं था, तो उसको पाप क्या लगेगा, तो वो निष्पाप था। स्वाभाविक रूप से निर्दोष प्राणी था, उसे कुछ मतलब क्या है, उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ था ना प्राकृतिक अवस्था में। तो प्राकृतिक अवस्था में अगर बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है तो उसको किस चीज़ का पाप लगेगा, किस चीज़ का पुण्य लगेगा और किस चीज़ को वो बुरा कहेगा, किस चीज़ को वो, तो वो निर्दोष ही माना जाएगा। बुद्धिहीन प्राणी, उसमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं थी कि नैतिक क्या है। तो ये कुछ मानव स्वभाव के उसने दिए हैं, जिन्हें आदर्श बर्बर भी बोलते हैं। मतलब आदर्श भी था लेकिन एक मतलब किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देता, लेकिन उसको ये भावना ये नहीं थी कि मैं इसे मार दूं। मतलब उसका ये था कि मैं अपने लिए भोजन जुटाना है तो मुझे इसे मार दूं। अब उसे ये नहीं समझ में आया कि इसको दर्द भी होता है। तो आदर्श बर्बर मतलब उसका कहते हैं ना उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन वो हो जाता है गलत उससे। वो उसे खुद नहीं ज्ञान है, खुद उसे को बोध नहीं है कि ये गलत है। तो ये प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था। प्राकृतिक अवस्था का जो डिस्कस किया है इसने अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, ये इसकी बुक है, दूसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आई थी। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी ये दूसरी बुक है। इसमें प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। इसमें बताया है कि मनुष्य जो था उस टाइम की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो उत्कृष्ट थी, जंगली अवस्था थी। मनुष्य आत्मनिर्भर और सुखी था। वो दूसरों की जलन भावना, कपट, प्रतिस्पर्धा,
इस जैसी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे अपनापन नहीं था ना कि ये मेरा है ये तेरा है। सब लोग सब मिलके खाते थे, उन्हें ये नहीं पता ये मेरा ये तेरा है, जिसको आज जो मिल गया वो खा लिया, ठीक है। लेकिन जब संपत्ति नामक जो सर्प आया तो रूसो इस बारे में एक कथन देता है कि संपत्ति सर्प मानव समाज में पैदा हुआ और उसका सुख शांति काफुर हो गई। मतलब संपत्ति नामक जो वर्ड आया ना जब हमारे समाज में, तो उसने जो प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को भंग कर दिया। तो ये कुछ कथन है, ये कथन उसमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब इसका क्या प्रोसेस था, कैसे भंग हुई? पहले इच्छा हुई तो जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि से क्या हुआ, लोगों को भूमि संसाधन की जरूरत पड़ी। अब संसाधन जुटाने के लिए उसने थोड़ा बुद्धि का विकास भी हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ, क्योंकि साथ ही साथ वहाँ से वैज्ञानिक या तकनीकी विकास भी हो रहा था। तो उससे क्या हुआ, उनका विवेकशील व्यक्ति थोड़ा बना, बुद्धि का विकास हुआ तो विवेकशील व्यक्ति बना तो उसकी थोड़ी सी समझ में आ गई कि भाई इस खेत अगर इस जमीन पे कुछ उग रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ बो भी मतलब कुछ डालें तो वो आता है, तो उसका मतलब इस पर खेती की जा सकती है, कुछ अपने खाने लायक उगाया जा सकता है। तो बीज को डाल के कुछ अपने आप उगाता था, तो उसको वो बड़े लेवल पर उगाने लगा। तो कृषि का आविष्कार हो गया तो संपत्ति बनी। अब कृषि का आविष्कार हो गया तो किसी एक व्यक्ति ने आके बोल दिया कि भाई इतना हिस्सा जो है, एक चौड़ा व्रत खींच के उसने बोला कि इतना जो व्रत है ये सब मेरा है, ठीक है। तो उसने जो भावना व्यक्त की अपनी अपनेपन की, अधिकार जमा के कि ये इतना हिस्सा जो होगा ये भूमि का मेरा होगा, और उसको अन्य लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो वही व्यक्ति जो था हमारे संपत्ति या राज्य और समाज का प्रतिपादक बना या संस्थापक बना। तो ऐसे संपत्ति का विकास हुआ और इसी ने प्राकृतिक अवस्था में जन्म लिया और प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को भंग कर दिया। ये ऐसा मानना है रूसो का। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये एक कथन है जिसमें रूसो ने एक इस चीज़ का वर्णन किया है कि वह प्रथम व्यक्ति जिसने चतुर्थिक भूमि के टुकड़े पर बाड़ा बनाकर कहा ये मेरी भूमि है, और जिसका अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी कारण यह विश्वास कर लिया कि वही व्यक्ति समाज राज्य का वास्तविक संस्थापक है। तो उसने यही बताया कि एक व्यक्ति ने बोला और उसने अपनी भूमि पर कब्जा कर लिया और अन्य लोगों ने उसको मार लिया, तो वही व्यक्ति जो क्या है समाज राज्य का संस्थापक बना। अब रूसो का सामाजिक समझौता पढ़ लेते हैं। रूसो का सामाजिक समझौता दो स्तर पर हुआ, व्यक्तिगत और समूहगत। व्यक्तिगत और समूहगत माने तो दो स्तर पर है, लेकिन इसको एक ही रूप दे दिया गया। एक ही रूप क्यों दे दिया कि व्यक्ति ने पहले अपने अधिकार का त्याग किया राज्य के लिए, ठीक है। उसने कहा कि हमारे अधिकार आप समाज ले लीजिए, हम अपने अधिकार को आपकी निगरानी में यूज़ करेंगे। लेकिन समाज में क्योंकि वो खुद सदस्य था तो इसलिए वो अधिकार उन्हें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक कथन इसने दिया है रूसो ने। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार त्याग करके समूहगत समाज को दे चुके उस समाज के सदस्य को खुद ही थे, इसलिए उन्हें वो अधिकार पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दो स्तर पर हुए थे, लेकिन अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो ये समझौता एक ही स्तर पर है, दो स्तर पर नहीं है। इसने सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व समाज की स्थापना की, सामान्य इच्छा को सर्वोच्च रखा और उसी के आधार पर समाज और राज्य की स्थापना की। इसने समाज और राज्य में अंतर नहीं किया। इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित तो किया, लेकिन राज्य के अंडर में कहा कि राज्य के अंडर में जितनी स्वतंत्रता मिलती है वो व्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, वो पूर्णतः उसमें स्वतंत्र है। अगर उसके खिलाफ मतलब स्वतंत्रता का यूज़ करो, लेकिन दूसरे का अधिकार हनन करके नहीं। तो उसने कहा कि सामान्य हित के लिए प्रतिपादन नहीं करेगा, स्वतंत्रता होने के लिए बाध्य किया जाएगा। मतलब अगर ये है कि अगर दूसरे के हित को के बारे में नहीं सोचेगा कोई इंसान अपने अधिकार को यूज़ करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को यूज़ करने के लिए, तो उसे बाध्य किया जाएगा, रोका जा सकता है कि अपनी स्वतंत्रता का यूज़ करिए, दूसरे का हनन मत करिए। तो इसलिए उसे बाध्य किया जा सकता है। इसे रूस ने बोला वास्तविक स्वतंत्रता। वास्तविक स्वतंत्रता मतलब उसको बोला उसने जो अपने लिए यूज़ की जाए, लेकिन दूसरों को उसे हानि ना हो। अब इसने राज्य के सावयवी या आंगिक सिद्धांत का समर्थन, राज्य के विरोध का अधिकार नहीं। इसने कहा राज्य के सावयवी और आंगिक सिद्धांत का मतलब राज्य हमारे बॉडी के अंग के जैसा है। जैसे हमारे जो बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे जो भी नाम है, हम उस पूरी बॉडी को दो हाथ, दो पैर, एक आंख, एक कान, एक नाक, इन सब को मिलाकर एक बॉडी बनती है। ऐसे ही राज्य सावयवी आंगिक सिद्धांत को समर्थन है। मतलब राज्य ग्राम, परिवार, समाज और राज्य इन सबसे मिलकर बनता है। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार से उसके बाद आता है नगर के बाद आता है समाज के बाद आते हैं राज्य। तो ऐसे राज्य के ये अंग कहे जाते हैं। तो इसलिए लेकिन राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है।
इसने बोला राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं, राज्य सर्वोच्च है, राज्य में सामान्य इच्छा का सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च नहीं, राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा का प्रयोग किया, जैसे कि आगे देखो ये बताता भी है। लोकतांत्रिक और तानाशाही दोनों का दार्शनिक था ये, मतलब लोकतांत्रिक जो विचारक थे और तानाशाही विचारक थे, दोनों उसको आदर्श मानते थे, ये दार्शनिक मानते थे, क्योंकि इसने दोनों को समन्वय किया है। हॉब्स तानाशाह था, लोकतांत्रिक कौन था? लॉक। तो इन दोनों का समन्वय करके विचारों का समर्थन किया है, तो वो दोनों जो विचारक थे उनके दार्शनिक बन गए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोच्च इच्छा है, तो उसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रतिपादन किया ही है। इन निरंकुश और तो ये बता ही चुकी हूँ, राज्य समाज में कोई अंतर नहीं करता है, ये एक वो है। देखो इसमें क्या है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ गवर्नमेंट और ये समझौता किसके बीच में हुआ है? सरकार, पीपल, किंग और सरकार के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है डायरेक्ट, जनता और सरकार के बीच में। तो जनता जब जनता जो होती है इसको सरकार को क्या देती है? रिप्लेस और ओवरथ्रो, पहले इसको शासन की करने की शक्ति देती है, तो ये क्या करती है? इसके राइट जो होते हैं, पीपल के जो राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट देयर राइट। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करती तो क्या करती है? जनता क्या करती है? इसको रिप्लेस कर देती है, ओवरथ्रो इट, रिप्लेस और ओवरथ्रो इट। जनता इसको शासन देती है, अगर ये मिसयूज करती है तो जनता इसको रिप्लेस कर देती है। तो ये एक स्ट्रक्चर था जिससे आपको समझ में आ सके कि अगर जनता को जो भी शासन कर रहा है उसको हटाने की पावर है, तो अगर वो सामान्य इच्छा के साथ ही अगर अपना शासन करेगी तो ठीक है, नहीं तो जनता पर हटाने की पावर है। तो ये बात है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है जिनको देख लेते हैं। बलात् स्वतंत्रता, बलात् स्वतंत्रता मतलब दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न करके अपने स्वतंत्रता अधिकार का पूर्ण उपयोग। तो रूसो ने इस चीज़ को बलात् स्वतंत्रता बोला और रूसो ने इस चीज़ को बोला है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना कि प्राकृतिक अवस्था में, रूसो ने बोला। मतलब राज्य के अंडर में जो स्वतंत्रता मिली है वो प्राकृतिक अवस्था के अनुसार ही है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। अगर वो दूसरे घर का अधिकार का हनन करेगा तो उसको स्वतंत्र होने के लिए, मतलब वास्तविक में सोचना ये वैश्विक मानता है जो दूसरे अधिकार को हनन न हो। अब इसमें कुछ आलोचनाएं की हैं कुछ इसके विचारकों ने इसकी। तो जैसे लेविथाइन का कटा हुआ सिर ही रूसो की संकल्पना है, ये हंसा ने बोला है। लेविथाइन का कटा हुआ सिर ही रूसो की संकल्पना है, ये हंसा। लेविथाइन किसका था? हॉब्स का था। तो हॉब्स का मतलब जो कटा हुआ सिर ही है वो रूसो की संकल्पना है। तो मतलब इसने निरंकुशवाद को ज़्यादा फोकस किया है ना, जैसे सामान्य इच्छा जो है वो सर्वोच्च इच्छा है, तो इसलिए इसमें हॉब्स का ज़्यादा वो किया। तो मतलब ये बोलते हैं इसने स्टार्ट तो लॉक से किया था लेकिन ख़त्म इसने हॉब्स पर किया है। यदि हॉब्स के मानव देव लेविथाइन का सिर काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा हुई। मतलब वाहन ये बोलता है, ये वाहन का कथन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कथन थे जिन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रूसो का महत्व क्या है? इसने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया जो जनता की हित को सोचती है। लोकप्रिय संप्रभुता मतलब जनता की संप्रभुता। लोकप्रिय मतलब लोक मतलब जनता, जनता की जो जनता जिसे प्यार करती है, जनता की जो इच्छा है उस संप्रभुता का प्रतिपादन किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता का शासन का समर्थन किया। फ्रांसिस क्रांति का प्रणेता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों। फ्रांसिस क्रांति का प्रणेता, फ्रांसिस क्रांति का जो तत्व है वो यहीं से निकला, रूसो के विचार से निकला, क्योंकि स्वतंत्रता और ये समानता ये सब चीज़ें इन्होंने दी थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो ये कुछ थे रूसो के। होप्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो आज हमारा रूसो का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आगे वाली सीरीज आपको चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टिक कर लीजिएगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच।